सुमित कांपते हुए ठंड में घर के भीतर आता है और आते ही अपनी पत्नी सुनीता से कहता है, सुनीता, जल्दी से लकड़ी जला दो, बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही है। आज तो मालिक ने मानो खून ही चूस लिया हो। बहुत ज्यादा थक गया हूं, ठंड से हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। अजी, लकड़ी कैसे जला दूं जब घर में जलाने के लिए लकड़ियां ही नहीं हैं। आज पिताजी की तबीयत सुबह से बहुत ज्यादा खराब है। मैंने उन्हें कई बार बोला है कि ठंड में ठंडे पानी से ना नहाया करें, लेकिन वह मेरी एक नहीं सुनते। बीमार होने के कारण आज वह लकड़ियां लेने गए ही नहीं। पुराने जमाने के लोगों को जितना भी समझा लो, वो समझते ही नहीं है। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे घर में चूल्हा है और हम लकड़ी से आग जलाकर पानी गर्म करके नहा तो सकते हैं ना। लेकिन पिताजी तो सुनते ही नहीं। इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से नहाना उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, ये बात उनके समझ में क्यों नहीं आती। हर साल भी यही परेशानी होती है। सुमित भी अपने पिता की चिंता कर रहा होता है कि तभी हरिलाल वहां पर आते हैं और सुमित से कहते हैं, सुमित बेटा, इतनी चिंता मत कर मेरी। ये सर्दी जुकाम तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तेरा बाप बहुत सख्त जान है, इतनी जल्दी उसे कुछ नहीं हो सकता। ये तो मेरी तबीयत खराब देखकर बहू ने मुझे लकड़ियां लेने के लिए जाने ही नहीं दिया। तभी वहां पर खांसते हुए सोनू आता है और कहता है, अब तो ठंड भी बहुत हो गई है और पिताजी भी आ गए हैं। अब संदूक में से रजाई निकलवा दो ना। जी हाँ, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और चादर से ठंड खत्म नहीं होती है। वैसे भी चादर बिछ चुके हैं। हमारे घर में एक ही तो रजाई है, उसे निकाल लेते हैं। कम से कम पूरा परिवार उसे ओढ़कर सो तो पाएगा। अब सुनीता और सुमित दोनों मिलकर उस संदूक को खोलते हैं जिसके अंदर रजाई रखी हुई थी। जैसे ही उन्होंने संदूक को खोला, उसमें से 2-4 चूहे निकलकर इधर उधर भागने लगे। सुनीता ने जैसे ही रजाई को हाथों में उठाया, वह माथा पीटते हुए कहने लगी, अरे सत्यानाश हो इन चूहों का। एक ही तो रजाई थी हमारे घर में, वह भी इन्होंने खराब कर दी। अब मेरा गरीब परिवार क्या करेगा। इस फटी हुई रजाई में भला ठंड कैसे रुकेगी। अब रात भर ठिठुरना ही हमारी किस्मत में लिखा है। सुनीता बहू, अब जो है यही है। ठंड में गरीब परिवार की एक ही रजाई है और इसे ही ओढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसी भी हो। सुनीता ने अपने पूरे परिवार के ऊपर वह रजाई डाल तो दी, लेकिन उस रजाई में से बदबू आ रही थी और वह जगह जगह से फट भी चुकी थी, जिस वजह से पूरा परिवार रात भर ठंड में ठिठुरता रहा और उसे ढंग से ओढ़ नहीं पाया। सोनू पूरी रात ठंड से खांसता रहा और सुमित बेचैनी से करवटें बदलते रहा। तभी अगली सुबह गांव का गोपाल, जो कि सुमित का दोस्त था, भागते हुए आया और कहने लगा, जल्दी चल सुमित, गांव के जो जमींदार है ना, उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, इसीलिए वह गरीबों को मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे हैं। तू अपने परिवार को भी लेकर चल, तेरा नंबर भी आ जाएगा। हो सकता है तेरे पूरे परिवार को अलग अलग रजाई मिल जाए। अगर ऐसा ना भी हुआ तो पूरे परिवार के हिस्से में एक रजाई तो आ ही जाएगी। सुमित यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वह अपने पूरे परिवार को लेकर जहां जमींदार जी रजाई कंबल बांट रहे थे, वहां पहुंच जाता है। जिसके बाद पूरा परिवार ठंड में लाइन में लग जाता है। लेकिन मौसम की मार थी या प्रकृति का अत्याचार की तभी जोरों से बारिश होने लगती है और उसका पूरा परिवार बारिश में भीगने लगता है। सोनू ने कांपते हुए कहा, माँ, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड तो हमारी उस झोपड़ी में भी नहीं लगती, जिसमें जगह जगह छेद हो रहे हैं। माँ, कुछ करो ना। बेटा, बस थोड़ा सा इंतजार कर ले। जैसे ही हमारा नंबर आ जाएगा,
हम रजाई लेकर यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद उस रजाई के अंदर हम आराम से सोया करेंगे। वह लोग काफी देर तक बारिश और ठंड में खड़े रहते हैं और जब तक उनका नंबर आता है किस्मत से एक ही रजाई बचती है और जमींदार वह रजाई सुमित के परिवार को दे देता है। रजाई देख सोनू बहुत ज्यादा खुश था और अपनी झोपड़ी में रजाई के साथ आकर वह अपनी माँ से कहता है, माँ अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और हमारा पूरा परिवार एक रजाई के अंदर सोया करेगा। अब तो हमारी ठंड बहुत आराम से निकल जाया करेगी। हाँ मेरे बच्चे, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश था और उस रात ठंड में एक ही रजाई में पूरा परिवार बहुत आराम से और खुशी से सोता है। सबको बहुत सुकून की नींद आती है। सुबह जैसे ही सुनीता उठती है तो वह सुमित को काम पर जाने के लिए उठाती है। अजी उठ जाइए, सुबह हो गई। आपको काम पर नहीं जाना है क्या? अरे सुनीता, सोने दो। बहुत दिनों के बाद तो इतनी गर्मी में नींद आई है। सोच रहा हूं छुट्टी कर लूं। इतना आलस करना भी अच्छा नहीं होता। छुट्टी करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपकी तनख्वाह कटती है और हमारे सोनू की पढ़ाई में दिक्कत आती है और फिर पिताजी की दवाइयों का भी तो देखना है। चुपचाप उठ जाइए और काम पर जाइए, वरना मैं इस रजाई पर पानी डाल दूंगी और उसके बाद वह हफ्ते भर तक नहीं सूखेगी। सुमित यह बात सुनकर डर जाता है और चुपचाप उठकर काम पर चला जाता है। वही हरिलाल दोपहर में लकड़ियां काटने चला जाता है और सोनू सुबह स्कूल चला जाता है। अभी तो घर पर कोई नहीं है, क्यों ना मैं रजाई बाहर धूप में डाल दूं। इस बहाने यह थोड़ी ठीक हो जाएगी। वैसे भी इतनी मेहनत से मिली है, थोड़ी देर धूप में रहेगी तो इसकी नमी दूर हो जाएगी और यह और भी आरामदायक लगेगी। सुनीता यह बोलकर अपनी रजाई को बाहर रस्सी पर धूप में डाल देती है ताकि उस पर थोड़ी सी धूप लग जाए और सुनीता घर के काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद सोनू आ जाता है और उसका भी खेलने की वजह से रजाई पर ध्यान नहीं जाता और सुमित आकर खाना खाता है और वह भी रजाई के बारे में नहीं पूछता। रात के समय जब सोने की बारी आती है तब हरिलाल ने कहा, अरे बहू, रजाई कहाँ है? रजाई तो लाओ, उसके बिना तो हमें नींद नहीं आएगी। वैसे भी वह रजाई कहीं नजर नहीं आ रही। पिताजी, मैंने वह रजाई धूप में रख दी थी ताकि वह थोड़ी ठीक हो जाए। मैं अभी लेकर आती हूँ। सुनीता जैसे ही बाहर उस रजाई को देखने के लिए जाती है तो उसे वह नजर नहीं आती। ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोरों से चीखती है। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसका पूरा परिवार बाहर आता है और सुमित कहता है, क्या बात हो गई है सुनीता? तुम ऐसे चीख क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है जी। देखो ना, हमारी रजाई चोरी हो गई। ठंड में पूरा परिवार एक रजाई का इस्तेमाल कर रहा था। अब हम क्या करेंगे? सुनीता बहुत ढूंढती है पर उन लोगों को वह रजाई नहीं मिलती। हरिलाल, सुमित और सोनू जगह जगह जाकर उस रजाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह सब नाकाम होते हैं। अब पूरा परिवार ठंड में ठिठुर रहा होता है और सुमित कहता है, क्या जरूरत थी तुम्हें वह रजाई धूप में रखने की? वैसे भी नई रजाई को धूप में कौन रखता है? तुम्हारी वजह से देखो, आज हमारा परिवार फिर से ठंड में ठिठुर रहा है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम तो फिर भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन सोनू का क्या होगा? जी, मुझे क्या पता था इस घर में इंसानों से ज्यादा चोर रहते हैं। जिसे इस गरीब परिवार पर
थोड़ा भी तरस नहीं आएगा और वह ऐसा काम करेंगे। पूरा परिवार ठंड में तड़प रहा होता है कि तभी जमींदार वहां पर आता है और कहता है, अरे सुमित, कैसा है तू? और तुम सब इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? आपको क्या बताएं जमींदार जी, पूरे परिवार में ठंड से बचने के लिए एक ही रजाई थी, वह भी आपने दी थी, लेकिन आज वह रजाई बाहर से चोरी हो गई। अब हमारा क्या होगा? सुमित, लगता है तेरा भाग्य उतना भी बुरा नहीं है जितना तू सोच रहा है। मैंने पूरे गांव में रजाई और कंबल बांटे थे, लेकिन सिर्फ तेरा परिवार था जिसे एक ही रजाई मिली थी। और फिर जब और रजाइयां मैंने मंगवा ली तो फिर सोचा तेरे हिस्से की बची हुई 3 रजाइयां तुझे घर पर आकर दे जाता हूं। यह बात सुनने के बाद गरीब परिवार के चेहरे पर चमक आ जाती है, क्योंकि उन्हें उम्मीद की एक नई रोशनी मिली थी। इसके बाद जमींदार अपने आदमी को आवाज लगाता है और उसका आदमी 3 रजाई लेकर आता है। अरे वाह, जमींदार जी तो बहुत अच्छे हैं। अब हमारे घर में 3 रजाई है और अब हम लोगों को ठंड नहीं लगेगी। जमींदार भी प्यार से सोनू के सर पर हाथ रखता है और खुशी खुशी वहां से चला जाता है। इसके बाद सोनू के परिवार को अब कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। सुमित सारा दिन मेहनत करता और रात में उसका परिवार आग जलाकर रजाई में बैठा करता था। सुमित अब अलग रजाई में सोया करता और सोनू अपनी मां के साथ एक रजाई में सोया करता और हरिलाल एक और अलग रजाई में सोया करता था। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। ठंड अपने पूरे जोर पर थी। सुबह और शाम को कोहरा इतना घना रहता कि दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था। रमेश खेतों में मजदूरी किया करता था। मेहनत ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। उस दिन भी रमेश सुबह सुबह खेत पर काम करने के लिए पहुंचा ही था कि तभी उसका मालिक वहां आ जाता है। अरे रमेश, तू आ गया? जी मालिक, आज जल्दी ही आ गया हूँ। खेत में काफी ज्यादा काम बचा हुआ है, सोचा सुबह सुबह निपटा लें। ना रे रमेश, आज से नहीं। नहीं मतलब? आज से मैंने सभी मजदूरों की छुट्टी कर दी है। लेकिन मालिक, अभी तो दिसंबर का महीना शुरू हुआ है। वही तो कह रहा हूँ, दिसंबर में ठंड बहुत बढ़ जाती है। इतनी ठंड में मैं किसी से मेहनत नहीं करवाना चाहता। मालिक, मेहनत से ही तो हमारा घर चलता है। अगर काम नहीं करेंगे तो चूल्हा कैसे चलेगा? घर में बूढ़ी माँ है, बीवी है, सब इसी कमाई पर निर्भर हैं। देख रमेश, यह मेरे बस की बात नहीं। इतनी सुबह सुबह उठकर तुम लोगों पर निगरानी रखना। मालिक, चाहे निगरानी न करना, हम अपने आप काम कर लेंगे। आधी मजदूरी दे देना, पर काम मत बंद कीजिए। नहीं रमेश, फैसला ले चुका हूँ। इस पूरे महीने कोई काम नहीं होगा। अगले महीने से फिर से काम शुरू करवा लूंगा। लेकिन मालिक, 1 महीना बहुत लंबा होता है गरीब के लिए। मुझे माफ कर दे रमेश, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर रमेश की आंखें भर आती हैं। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहता है, फिर बिना कुछ बोले धीरे धीरे खेत से बाहर निकल जाता है। रमेश, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है सावित्री। मालिक ने आज मुझे काम से निकाल दिया। क्या? अचानक क्यों बेटा? कहने लगा कि अब काम कम है, मजदूर ज्यादा है। बोला अब मत आना। अब मैं कहाँ जाऊं अम्मा? दिसंबर का महीना है, ठंड भी जान ले रही है। तो अब घर कैसे चलेगा? किराया, राशन?
रमेश कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी बाहर से दरवाजा खुलता है। घर का मालिक अंदर आता है। अरे सेठ जी, आप इस समय? सब ठीक तो है? देख राजेश, मैं सीधी बात करना आया हूँ। ये घर अब मैंने किसी और को दे दिया। किसी और को? लेकिन सेठ जी, ये घर तो हमने आपसे किराए पर ले रखा है। हाँ लिया था, लेकिन अब मेरे हालात भी ठीक नहीं है। काम में बहुत नुकसान हो गया है। दिसंबर चल रहा है, खन में पैसे कहाँ से लाऊं? इसलिए मजबूरी में ये घर बेच दिया। सेठ जी, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? आज ही मुझे काम से भी निकाल दिया गया है। ये सब मेरी समस्या नहीं है। कल सुबह से नए लोग यहाँ रहने आ जाएंगे, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी घर खाली कर दो। सेठ जी, इतनी रात में, इतनी ठंड में, कम से कम आज की रात तो रहने दीजिए। हम कहाँ जाएंगे? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। इस उम्र में सड़क पर कैसे रहूंगी? देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कहीं भी जाकर रह लो, लेकिन अभी इस घर से निकलना पड़ेगा। वो अपनी माँ और पत्नी का हाथ थामता है। थोड़े से सामान के साथ ठंडी रात में घर से बाहर निकल जाता है। इधर उधर नजर दौड़ाता है और कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता है। कांपते हाथों से आग जलाता है। तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही मैं लोगों के घर जाकर बर्तन धो लूंगी। जो मिलेगा इसी से गुजारा कर लेंगे। तुम अकेली नहीं कमाओगी, मैं भी कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। हम हारने वालों में से नहीं। बेटा, मेरी हालत ठीक नहीं लग रही। सीने में बहुत दर्द हो रहा है, सांस भी ठीक से नहीं। बेटा, मुझे लग रहा है कि मुझे दवाई की ज़रूरत है। शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा। बस किसी तरह दवाई का इंतज़ाम करते, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं ये रात काट पाऊंगी। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ इंतजाम करके जरूर लेकर आऊंगा। आप यहीं आग के पास बैठी रहो। इतनी रात में कहाँ जाएगा बेटा? सब दुकानें बंद हो गई हैं। चाहे जहां जाना पड़े अम्मा, मैं जाऊंगा। जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना। अम्मा को अकेला छोड़ने में डर लग रहा है। रमेश ठंडी रात में तेज कदमों से अपने पुराने मालिक के घर पहुंचता है। अरे रमेश, इतनी रात को मेरे घर क्या लेने आया है? सेठ जी, मैं मदद मांगने आया हूँ। मुझे बस 500 रुपए उधार दे दीजिए। मेरी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, दवाई लेनी है। रमेश, दिसंबर का महीना चल रहा है, तुझे तो पता ही है। मैंने सबको काम से निकाल दिया है। इस महीने मेरी खुद की कोई आमदनी नहीं हुई। मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। सेठ जी, आप ही मेरा आखिरी सहारा है। अगर कहीं और जाने का रास्ता होता तो मैं इतनी रात आपके दरवाजे पर नहीं आता। रमेश, मैं मजबूर हूँ। अच्छा होगा कहीं और जाकर मदद मांग ले। मेरे पास होते तो मैं दे देता। अब हालात ऐसे नहीं हैं। मैंने आपके यहाँ सालों तक ईमानदारी से काम किया है, कभी एक दिन की भी शिकायत नहीं की। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, बस आज मेरी माँ की जान बच जाए। चल अब जा रमेश, मुझे सोना है, बहुत ठंड हो रही है। तेरी मदद की बहुत जरूरत है। मुझे बस 500 रुपए उधार चाहिए। अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, दवाई लेनी है। अगर आज दवाई नहीं मिली तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रमेश, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे बिना सोचे दे देता, लेकिन सच मान, इस वक्त मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। लगता है ये रात मेरी माँ को मुझसे छीनने पर तुली है। कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। चलता हूँ, अगर किस्मत में कुछ लिखा होगा तो रास्ता खुद मिल जाएगा। रमेश बिना कुछ कहे सिर हिला चल पड़ता है। अम्मा, अभी तक रमेश नहीं आया, मुझे डर लग रहा है। बेटी, चिंता मत कर,
वो दवाई लेने ही गया होगा। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। हाँ अम्मा, वो ज़रूर आएंगे, आप बस हिम्मत बनाए रखो। बहुत देर हो गई है। लगता है मेरी सांसें धीरे धीरे साथ छोड़ रही हैं। ऐसा मत बोलो अम्मा, ऊपर वाला इतना बेरहम नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा।